हेलो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे फार्मा इंडस्ट्री के बारे में और एक कंपनी है जिसका नाम है आरती फार्मा लैब्स। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, प्लीज़ आप इस वीडियो को किसी भी तरीके का बाय सेल रिकमेंडेशन न लें। दिस वीडियो इज़ ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस। तो फ्रेंड्स सबसे पहले समझते हैं फार्मा इंडस्ट्री का मैं एक ब्रॉड पिक्चर, ब्रॉड ओवरव्यू दे देता हूँ, फिर हम डिटेल में बात करेंगे आरती फार्मा लैब्स के क्या बिजनेस मॉडल है और क्या ग्रोथ पर्सपेक्टिव और वैल्यूएशन वाइज अभी कंपनी कैसी है। सबसे पहले हम फार्मा इंडस्ट्री को देखते हैं, थोड़ा सा ब्रॉड ओवरव्यू दे देता हूँ मैं आपको। देखो, फार्मा इंडस्ट्री में मेन जो होता है, जो इसका वैल्यू चेन होता है, वो उसमें सबसे पहले रॉ मटेरियल होता है, ठीक है, जिससे ड्रग बनता है। रॉ मटेरियल के बाद क्या आता है? इंटरमीडिएट्स के बाद एपीआईज मतलब एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स, उसके बाद मेन फॉर्मुलेशंस होते हैं। तो देखो, सबसे पहले जो कंपनियां जो इंटरमीडिएट्स बनाती हैं, मतलब ये छोटे छोटे केमिकल कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है। ये छोटे केमिकल्स, जो जो भी केमिकल कंपाउंड्स है, इसको मतलब यूज करके एपीआईज बनते हैं, मतलब एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स, जो कि फाइनल जो ड्रग होता है फॉर्मुलेशंस। जैसे एग्जांपल के साथ मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे आप पैरासीटामोल मान लो, ठीक है। पैरासीटामोल क्या है? एपीआई है। और क्रोसिन क्या है या डोलो क्या है? फाइनल फॉर्मुलेशंस है। तो फॉर्मुलेशंस जो होते हैं वो किससे बनते हैं? एक्टिव एपीआईज से। एपीआईज मतलब क्या हो गए? जो कॉम्प्लेक्स केमिकल कंपाउंड्स आप बोल लो, जैसे पैरासीटामोल फॉर एग्जांपल। सबको ये एग्जांपल पता होगा, इसीलिए मैं एग्जांपल लेके बता रहा हूँ। सबको पैरासीटामोल पता ही है, ठीक है। तो और पैरासीटामोल किससे बनती है? इंटरमीडिएट से, मतलब जो छोटे छोटे केमिकल कंपाउंड से अलग अलग बहुत सारे जो जो भी डेरिवेटिव्स होते हैं। तो ये पूरा वैल्यू चेन है, मतलब पहले पहले जो बेसिक रॉ मटेरियल, उससे फिर इंटरमीडिएट्स बनते हैं, इंटरमीडिएट से एपीआईज बनते हैं, एपीआईज के बाद फाइनल फॉर्मुलेशंस। तो देखो फ्रेंड्स, अभी जो मेन जो मार्केट है वो कैप्चर किया हुआ है, मतलब आप देख लोगे मेजर जो डोमिनेटेड इंडस्ट्रीज हैं, जो बड़ी बड़ी लार्ज कैप कंपनियां, वो फॉर्मुलेशंस ही हैं। क्योंकि वो क्या करती है ना, कि एक बार जब कोई ड्रग को रिसर्च करके उसको उसका पेटेंट ले लेती हैं, ठीक है, तो उसके बहुत सारे अप्रूवल लगते हैं। और मेन जो सबसे बड़ा मार्केट है फार्मा ड्रग्स का, वो यूएस है। मतलब 1/3 जो है ग्लोबली, जो ग्लोबल कंजम्पशन है फार्मा लेवल में हम देखें तो, फार्मास्यूटिकल्स या ड्रग्स में, वो 1/3 टोटल कंजम्पशन यूएस से ही आता है। तो यूएस बहुत बड़ा मार्केट है। इंडियन की भी जितनी कंपनी है, उसको मेजर मेजर चंक ऑफ जो रेवेन्यू है यूएस से ही आता है, ठीक है। तो ये जो बड़े बड़े मैं आपको बता रहा था फॉर्मुलेशंस हैं, या जो ड्रग फाइनल ड्रग वाली जो कंपनियां, वो पेटेंट ले लेती हैं यूएस एफडीए से, अगर अप्रूवल ले लेती हैं तो उनको क्या होता है, देखो इसमें भी दो टाइप के होते हैं, एक पेटेंटेड ड्रग्स और एक जेनरिक ड्रग्स। तो जो कंपनी स्टार्ट में रिसर्च करके पहले पेटेंट ले लेती है, अपना पेटेंट फाइल करा लेती है यूएस एफडीए के पास, या यूरोप में कोई रेगुलेटरी अथॉरिटी है, मेन तो यूएस एफडीए ही है, ठीक है। तो उसको 20 साल का टाइम पीरियड मिल जाता है। अब देखो इसमें क्या होता है, पेटेंट फाइल करने के बाद ना 20 साल का जब समय मिलता है, तो 10-12 साल तो ड्रग को मतलब लाइव होने में लग जाता है, मतलब उसको मार्केट में आने में लग जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत सारे होते हैं। पहले ड्रग रिसर्च होती है पूरा, उसके बाद क्लिनिकल ट्रायल्स होते हैं एनिमल और ह्यूमन में। कोविड वगैरह में भी आप देखोगे, वो तो फास्ट प्रोसेस करके कुछ कुछ जैसा भी करके, मतलब वो बायोलॉजिकल जो भी ड्रग लाया गया, वो भी फुल कंप्लीट। उस समय हम सुन ही रहे थे कि ये फाइनल तो भाई आने में 10-12 साल लग जाता है, लेकिन इमीडिएट मतलब सब दिन रात अपनी सब साइंटिस्ट और लोगों ने भीड़ भाड़ के किया, और उसको जल्दी जल्दी अप्रूवल दिया गया, तब जाके वो इतना जल्दी लाइव हो पाई। तो इसमें 10 से 12 साल लग जाते हैं कोई भी मेडिसिन को, कोई भी ड्रग को अप्रूवल मिलते मिलते। उसके बाद जब उसका एक बार उसने पेटेंट फाइल करा लिया अपना, तो आप समझो 8-10 साल उसकी मोनोपोली रहती है। मतलब उसके बाद वो पेटेंट कंपनी के अलावा कोई ड्रग नहीं सेल कर सकता। क्यों? क्योंकि भाई इतना हैवी लॉस वो किया रहता है रिसर्च वगैरह सब में। तो सब लॉस को रिकूप करने के लिए, मतलब ये एक लॉ है यूएस एफडीए के ही द्वारा, उसको जब एक बार पेटेंट दे दिया जाता है, तो 8-10 साल वो अपने प्रॉफिट बना लेती है। उसके बाद दूसरे टाइप के ड्रग्स होते हैं जो जेनेरिक ड्रग्स, मतलब जिनका कोई पेटेंट नहीं है, पेटेंट उनका एक्सपायर हो चुका है 20 साल बाद, जैसे मैंने आपको बताया। तो बाकी जो अदर फॉर्मुलेशंस कंपनी, जैसे आप देख लो, कोई कंपनी का पेटेंट अगर सन फार्मा के पास है, ठीक है, वो अगर एक्सपायर हो जाता है, तो सिप्ला एक्सेट्रा वगैरह, एबट वगैरह जो भी है, वो
फाइल करेंगी कि उस ड्रग को बनाने के लिए, तो कंपटीशन बढ़ जाता है, सीधा सीधा मोनोपोली नहीं रहती। तो उसके बाद फिर प्राइस एकदम से 50% से ज़्यादा गिर जाते हैं पहले ही फर्स्ट ईयर में ही आफ्टर पेटेंट एक्सपायरी। ठीक है, तो सेकंड टाइप के ड्रग ये होते हैं जेनेरिक ड्रग्स। जेनेरिक ड्रग्स में 2-4 साल का समय लगता है अप्रूवल वगैरह मिलने में, फिर बहुत सारी कंपनियां आ जाती है और वो मेडिसिन सस्ती हो जाती है। तो ब्रॉड कैटेगरी में मैंने आपको वैल्यू चेन बताई, और दूसरा जो दो टाइप के जो मतलब ब्रॉड कैटेगरी में हम ड्रग्स को डिवाइड कर सकते हैं, एक पेटेंटेड और एक जेनेरिक ड्रग। ये सब ओवरव्यू मैं इसीलिए दिया फार्मा इंडस्ट्री का, क्योंकि आपको पता रहना चाहिए, थोड़ा सा सिंपल एकदम लेमन लैंग्वेज में। उसके बाद देखो फ्रेंड्स, अब हम आते हैं आरती फार्मा लैब्स में। आरती फार्मा लैब्स के हम थोड़ा सा बिजनेस मॉडल समझते हैं, और क्या अभी ग्रोथ आउटलुक है, कैसा प्रोस्पेक्ट्स है, क्या ग्रोथ ड्राइवर हो सकते हैं इस कंपनी में। देखो, ये कंपनी अभी डीमर्ज हुई थी 2022 में फ्रॉम आरती इंडस्ट्रीज की, उसके बाद ये अलग एंटिटी बन गई। और इसका तो देखो, इसका जो बिजनेस मॉडल है ना, ये मेनली ज़ैंथिन करके एक प्रोडक्ट है, जो मतलब रिसेंबल करता है कैफीन को, नेचुरल जो कैफीन होता है उसको रिसेंबल करता है। और आप लोगों में से शायद जो भी मतलब मैक्सिमम लोगों ने कोको कोला तो पिया ही होगा, तो मतलब आपके अंदर ज़ैंथिन का प्रोडक्ट्स जो ये बनाती है आते फार्मा लैब्स, उसका प्रोडक्ट्स आपने भी कंज्यूम किया है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कैसे भी। तो ये ज़ैंथिन जो प्रोडक्ट है, ये इसकी ये टॉप 3 ग्लोबल, मतलब ये ग्लोबल प्लेयर में से एक आता है, टॉप 3 ग्लोबल प्लेयर्स में से। क्योंकि इसके अलावा सिर्फ एक दो बड़ी कंपनी है चाइना की और यूरोप की, मतलब उनके पास इतना बड़ा कैपेसिटी है, ये पर ईयर 5000 मेट्रिक टन पर एनम मतलब ये प्रोड्यूस कर सकती हैं कैफीन। और इसका कहाँ कहाँ पे यूज़ है ज़ैंथिन का, देखो, एक तो मैं आपको बताया कोको कोला एनर्जी ड्रिंक्स वगैरह में, दूसरा न्यूट्रिशनल प्रोडक्ट्स में भी होता है, और ये मेडिसिन में भी यूज़ होता है, जिसमें अस्थमा रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम वगैरह रहती है, वहाँ भी ये यूज़ होता है। तो ज़ैंथिन डेरिवेटिव्स का ये बहुत बड़ा मैन्युफैक्चरर है और इंडिया का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। ठीक है, तो ये ग्लोबल लेवल में मतलब एक इसका नाम है आरती फार्मा लैब का, कि ग्लोबल प्लेयर है ये। ठीक है, अब दूसरा क्या वर्टिकल है, एपीआईज। जैसे मैंने आपको बताया इंटरमीडिएट्स, एपीआईज और फॉर्मुलेशंस। तो ये एपीआईज बनाता है बहुत सारे प्रोडक्ट्स का, मतलब 50 प्लस आप बोल लो ड्रग्स या मेडिसिन जो भी, उनका ये एपीआईज बनाता है बहुत सारे उसका। और दूसरा देखना, इसका क्या खासियत है ना, कि इसके जितने भी एपीआई प्लांट, मतलब जो प्लांट्स हैं इसके एपीआई जिसमें ये बनाता है, उसमें मोस्ट ऑफ द एपीआईज का ये रॉ मटेरियल भी, मतलब उसका इंटरमीडिएट्स भी ये खुद बनाता है। इसको चाइना से थोड़े बहुत कुछ का करना पड़ता है इसको इंपोर्ट, लेकिन मैक्सिमम जो है ये बैकवर्ड इंटीग्रेटेड कंपनी है। मतलब बहुत सारे जो भी बैकवर्ड इंटीग्रेशन, मतलब क्या, एपीआईज बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल इसको लगता है वो ये खुद प्रोड्यूस करता है, तो उसको हम बैकवर्ड इंटीग्रेशन बोलते हैं। मतलब इंटरमीडिएट्स भी ये खुद बना लेता है। तो इससे क्या होता है, इसको कॉस्ट इफिशिएंट, मतलब कॉस्ट एडवांटेज मिल जाता है, और जब कभी रॉ मटेरियल के प्राइजेस बढ़ते हैं तो ये ग्लोबल लेवल में अच्छे से कम्पीट भी कर पाता है। ठीक है, तो ये हो गए। और मोस्ट ऑफ द ड्रग्स इसके जेनरिक ड्रग्स के ही ये एपीआईज बनाता है। पेटेंटेड और जेनरिक वो भी मैंने आपको बता दिया, वो भी आपको क्लियर हो गया होगा। और थर्ड जो इसका वर्टिकल है, देखो अभी इसने एंटर किया है सीएमओ और सीडीएमओ बिजनेस। इसको भी मैं ब्रॉड एक ओवरव्यू दे देता हूँ, कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज और कॉन्ट्रैक्ट डेवलपमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज। तो इसमें क्या होता है ना, जैसे मैं एक वीडियो में और आपको बताया था कि ये कॉन्ट्रैक्ट पे ले लेते हैं। देखो, जो कंपनी फॉर्मुलेशंस या जो रिसर्च वाला काम करती है, उसको रिसर्च पे बहुत पैसा खर्चा करना पड़ता है, मतलब मिलियंस और बिलियंस डॉलर्स खर्च हो जाते हैं अगर कोई नया ड्रग किसी डिजीज़ के लिए अपने को लाना रहता है। तो आजकल क्या है, एक कौन सा नया बिजनेस वर्टिकल या बिजनेस मॉडल लाइव हुआ, मतलब आप कॉन्ट्रैक्ट ले लेते हो रिसर्च से लेके पूरा फाइनल प्रोडक्शन तक, तो उसको हम सीएमओ हो या सीडीएमओ बिजनेस बोलते हैं। जिसमें क्या होता है कि आप स्टार्टिंग में प्रोडक्ट डेवलपमेंट में भी आप हेल्प करते हो कंपनी की, जो इनोवेटर है, मतलब जो कंपनी रिसर्च करके प्रोडक्ट डेवलप करती है, उसको हम इनोवेटर कंपनी बोल सकते हैं। और ये एक दूसरी हो गई सीडीएमओ बिजनेस। तो अर्ली ड्रग डेवलपमेंट, उसके बाद जैसे मैंने आपको बताया 10-12 साल लगते हैं, मतलब क्लिनिकल ट्रायल वगैरह होता है, फेज 1 2 3 3 फेज में होता है, और एनिमल पे टेस्ट होता है, फिर ह्यूमन में टेस्ट होता है, तब जाके लाइव होता है। तो ये क्या होता है ना कि
जो इनोवेटर कंपनियां हैं वो अपना काम को मतलब ईज़ करने के लिए कि वो ज़्यादा से ज़्यादा रिसर्च में ध्यान दें और ज़्यादा से ज़्यादा नए नए प्रोडक्ट्स लाइव करने में फोकस करें, इसीलिए वो आजकल हायर कर रही हैं CDMO CMOs को। तो इसका इन कंपनीज का बहुत सारी लगभग देखो बहुत सारी कंपनियां, न्यूलैंड हो गया, ब्लू जेट हो गया, सब आजकल डीवी सिंजी सब CDMO CMO में एंटर करी गई हैं लगभग। तो बहुत बड़ा मार्केट बन गया इंडिया में। तो ये थर्ड वर्टिकल इसका ये है। अभी ये ज़्यादा नहीं है, अभी अराउंड 13% के आसपास ही कंट्रीब्यूट किया है इस क्वार्टर में इस बिजनेस का। तो मैंने आपको 3 वर्टिकल बता दिए, एक तो ज़ेनथिन डेरिवेटिव्स, APIs और CMO CDMO बिजनेस, ठीक है। अब फ्रेंड्स हम देखते हैं कि इसका यूज़ भी बता दिया मैंने आपको ज़ेनथिन डेरिवेटिव्स का। अब जो दूसरा है हम थोड़ा सा समझते हैं कि ग्रोथ ट्रिगर्स क्या हो सकते हैं आरती फार्मा लैब्स के। जैसे इसके रिसेंट का जो कॉल आई Q3 की, उसमें मैनेजमेंट की क्या कमेंट्री रही, तो देखना फ्रेंड्स। अभी मैनेजमेंट जो है ज़ेनथिन डेरिवेटिव्स की वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है ग्लोबली, ठीक है। अब ये APIs में भी एक्सपेंड, मतलब APIs का भी एक ठीक ठाक इसका बिजनेस है। मेजर मतलब वो भी लगभग अराउंड 43% कंट्रीब्यूट किया इस क्वार्टर में, और ये CMO या CDMO बिजनेस। तो अब कंपनी का क्या प्लान है कि ये ज़ेनथिन डेरिवेटिव्स की जो कैपेसिटी है उसको लगभग और डबल कर रही है, मतलब 5000 से 9000 मेट्रिक टन की ये कैपेसिटी होने वाली है ज़ेनथिन डेरिवेटिव्स की। और ये कई सारे न्यू हाई वैल्यू APIs में भी फोकस कर रही है। हाई वैल्यू APIs मतलब जो कॉम्प्लेक्स डिजीजेस है, जैसे कैंसर वगैरह हो गया, और जो मेजर रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स होती हैं उसके भी ये APIs में काम कर रही है, और उसमें भी एंटर करने वाली है। मतलब उसका भी इन्होंने लगा के रखा है रेगुलेटरी अप्रूवल वगैरह का। तो दूसरा है ये एक नई CDMO फैसिलिटी में भी टारगेट कर रही है, मतलब सॉरी टारगेट बोल रहा हूँ, न्यू एक CDMO या CMO फैसिलिटीज़ भी ये ला रही है, जिसके लिए मतलब ग्रीनफील्ड एक्सपेंशन कर रही है। और इसकी कैपेसिटी मतलब ये अटाली गुजरात में कर रही है। इसकी लगभग ये जो फेज़ 1 इसका जो आ जाएगा, लाइव हो जाएगा Q1 में हो जाएगा। 450 KL का कुछ प्लांट आ रहा है। तो देखो इसका क्या एडवांटेज है ना कि ये जो CDMO जो इसका बिजनेस है, और उसमें ये इंटरमीडिएट भी बना लेती है और CDMO प्रोजेक्ट भी कर लेती है। तो उसको एक्सपेंशन मोड में है, वो भी प्लांट आ रहा है, और डी बॉटलनेकिंग कर रही है ज़ेनथिन वाले प्लांट में। मतलब कम खर्चे में ये डी बॉटलनेकिंग मतलब वही होगी ना कि जैसे आपका भाई कोई अगर घर है, ठीक है, एक फ्लोर का घर है, आप उसमें सेकंड फ्लोर बना रहे हो और उससे आपकी रेवेन्यू बढ़ रही है, तो उसको अपन डी बॉटलनेकिंग बोलते हैं। और ग्रीन फील्ड एक्सपेंशन मतलब सीधा सीधा कहीं न्यू जगह पे जाके एक्सपेंशन करना, कोई नई जगह पे नई बिल्डिंग बनाना, उसको हम ग्रीन फील्ड एक्सपेंशन बोलते हैं। तो डीप बॉटलनेकिंग कर रही है ज़ेनथिन डेरिवेटिव्स में, ठीक है। तो ज़ेनथिन की इसकी कैपेसिटी लगभग डबल हो जाएगी, तो रेवेन्यू बढ़ेगा। और जैसे एक्सपेंडिंग API के जो और प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। अब देखो कंपनी के पास क्या क्या मोड है अभी ना, मतलब आप देखो कि इसका वन ऑफ द लार्जेस्ट कैपेसिटी है ज़ेनथिन की, और जो APIs बनाती है और जो CDMO इसका जो बिजनेस है, ठीक है। इसमें क्या है ना, मतलब एक तो ये मार्केट इंडस्ट्री लीडर है इंडिया में, तो टॉप टॉप प्लेयर है, ठीक है। ज़ेनथिन प्रोडक्ट्स के वो ग्लोबल में टॉप 3 में आती है। तो इतना आसान नहीं है, ये इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल में खेल रही है। बहुत सारे अप्रूवल्स लगते हैं, मतलब US से, यूरोप से, WHO का बहुत सारे रेगुलेटरी अप्रूवल्स मिलने के बाद ही मतलब हम वहाँ तक पहुँच सकते हैं कि हम API या ज़ेनथिन डेरिवेटिव्स दे रहे हैं अदर कंपनीज को। तो एक इतना बड़ा मतलब एक ऐसा कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है ना कि नए प्लेयर को आने में बहुत समय लग जाता है, कि जब तक वो अप्रूवल कराए या जो भी XYZ, ठीक है। दूसरा जो है कि आजकल जो CDMO जो बिजनेस है उसमें भी अगर हम किसी कंपनी से जुड़ जाते हैं, ठीक है, तो उसमें भी कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है कुछ सालों का, कि भाई ये कैपेबल है, ये अप्रूवल ला सकती है जाके US वगैरह से। तो उसको कॉन्ट्रैक्ट मिलने के बाद वो इतना इजीली कॉन्ट्रैक्ट ले नहीं सकती जो फॉर्मुलेशन या जो इनोवेटर कंपनियां हैं, ठीक है। तो ये भी एक सस्टेनेबल एडवांटेज, या आप बोलो इकोनॉमिक मोड बोल लो, तो ये कंपनी का मोड है। और दूसरा देखो अब जो सबसे मेन जो ट्रिगर है ना, कि देखो ज़ेनथिन डेरिवेटिव्स है तो ये लार्ज प्लेयर बहुत, लेकिन इसको ना चाइना से स्टिफ, जैसे मैंने बताया कुछ और बड़े प्लेयर्स हैं, उससे स्टिफ कॉम्पिटिशन फेस करना पड़ता है। प्राइजेस वगैरह अगर चाइना से डंपिंग चलती है तो मतलब प्राइजेस गिरते हैं, फिर इसको कॉम्पिटिशन
तो वो एक थोड़ा सा कमोडिटी टाइप का बिजनेस है, आप समझ लो। तो वो अराउंड कंट्रीब्यूट किया था Q3 में FY24 में अराउंड 49% का, और APIs का कंट्रीब्यूशन था 37% का, और 14% का CDMO या CMO बिजनेस है, ठीक है। अब इस Q3 में FY25 में इसका जो कंट्रीब्यूशन आया, मतलब ज़ैंथिन जो डेरिवेटिव्स और उससे, वो 44% का आया, और उसके बाद APIs और इंटरमीडिएट का जो आया वो अराउंड 43% का, और CDMO से 13% का। तो मैनेजमेंट की यही कमेंट्री है, इस साल और बढ़ेगा API से या CDMO दोनों मिला के जो बिजनेस है, क्योंकि ये एक मतलब स्टेबल मार्जिन वाले बिजनेस हैं। तो इससे रेवेन्यू आएगा तो ऑब्वियस ऑपरेटिंग लीवरेज मिलेगा कंपनी को, और एक प्रोडक्ट मिक्स चेंज होगा कि हाँ बेहतर के लिए मतलब एबिटा मार्जिन्स में कंट्रोल रहेगा। प्रोडक्ट मिक्स चेंज अगर बेटर होता है तो आने वाले कुछ ईयर्स में भी ये बोल रहे हैं कि इसका कंट्रीब्यूशन APIs का और CDMO बिजनेस का बढ़ते जाएगा, ठीक है। तो ज़ैंथिन का अगर ओवरऑल देखो, ज़ैंथिन की भी कैपेसिटी बढ़ रही है, लेकिन फिर भी ओवरऑल जो कंट्रीब्यूशन रहेगा रेवेन्यू का, वो कंपनी का मैनेजमेंट बहुत कॉन्फिडेंट है वो कम होगा। तो पॉजिटिव मतलब एक पॉजिटिव रहेगा प्रोडक्ट मिक्स के ऊपर। तो हमको ट्रैक करते रहना है, ऑब्वियस है ये ग्रोथ ट्रिगर्स आ सकते हैं कंपनी के, ठीक है। अब देखो रिस्क को नहीं भूलते, कोई भी अगर हम फॉलो करते हैं या देखते हैं कोई भी कंपनी को, तो देखो इसको स्टिफ कंपटीशन मिलता है चाइनीज़ और अदर प्लेयर से। तो होता क्या है कि जब रेट अभी देखो ज़ैंथिन के ना बहुत पिछले कुछ सालों से 1-2 साल से रेट कंटिन्यूसली गिरते जा रहे हैं। पास्ट 2 साल पहले मतलब वो ऑल टाइम हाई पे थे। तो अभी जैसे कहूँ अभी भी प्राइजेस का मतलब एक प्रेशर है, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया कि चाइना से डंपिंग होती है तो लो कॉस्ट में इनको भी सेल करना पड़ता है, लेकिन उसके बाद भी कॉल में मैनेजमेंट इतना कॉन्फिडेंट था कि वो बोला इतना प्रेशर होने के बाद भी हमारे जो परमानेंट जो कस्टमर्स हैं उनसे इनको बिजनेस मिला, और ये इस हेडविंड से भी, जो चाइना से जो हेडविंड्स मिल रहे हैं उसमें भी स्टेबल खड़े रहे। देखो मैं बार बार बोलता हूँ भाई, इंडस्ट्री लीडर कौन है, मार्केट लीडर कौन है, जो हेडविंड्स के समय में भी अपने बिजनेस को संभाल के रखे, ठीक है। तभी तो जब हेडविंड मतलब इसी समय तो मार्केट शेयर गेन करने का टाइम रहता है कि जब बाकी प्लेयर्स डाउन हो जाते हैं, कमोडिटी बिजनेस जिन पे मार्जिन का प्रेशर रहता है, ठीक है। तो ये इस टाइप के जो बिजनेस रहते हैं वो और मार्केट शेयर गेन करते हैं, ठीक है। उसके बाद ये रिस्क जो है ये बना रहेगा, ये रिस्क फैक्टर है, इसको हमको दिमाग में रखना है, ट्रैक करते रहना है हमको। और डी बॉटल नेकिंग जो कर रही है, कैपेसिटी डबल हो रही है, तो एक ठीक है अगर प्राइजेस और गिरते हैं तो मैनेजमेंट का ये कहना था कि प्राइजेस गिरने के बाद भी ना, मतलब एब्सोल्यूट लेवल पे ईबिटा में हम देख सकते हैं कि कोई चेंज नहीं आएगा। हाँ, मतलब ये एक अच्छा चीज़ है, अगर कैपेसिटी डबल हो जाएगी, रेवेन्यू और बढ़ जाएगा, मार्जिन्स कम भी होते हैं तो एब्सोल्यूट लेवल में ईबिटा में फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है। और हाँ, कुछ प्रोडक्ट्स में इसका जैसे मैंने बताया सबके APIs का इसके पास बैकवर्ड इंटीग्रेशन नहीं है, जो इंटरमीडिएट जो मॉलिक्यूल्स हैं कुछ को चाइना से इसको मंगाना पड़ता है, तो रॉ मटेरियल के प्राइस फ्लक्चुएशंस होते हैं तो उसमें भी मार्जिन का प्रेशर आता है। थर्ड चीज़, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, रेगुलेटरी अप्रूवल वगैरह US से लेने के बाद भी उनका बहुत प्रेशर रहता है, बार बार वो आके मतलब एक रेट टाइप का फैक्ट्री में कि सब ठीक चल रहा है कि नहीं, ये वो मतलब ये प्रेशर बहुत झेलना पड़ता है सब कंपनी को US FDA वगैरह से। और अब हम देखेंगे कि कुछ वैल्यूएशंस वाइज देखो हम, हाँ इसने गाइडेंस दी कि 15% के आसपास ग्रोथ आएगी इसकी आने वाले 3 सालों में। और अभी जो इनका जो फाइनेंशियल्स रहा Q3 में 20% से ग्रोथ आई, मतलब अराउंड 538 करोड़ का इसका रेवेन्यू रहा। Q3 FY24 से हम कंपेयर करें तो अराउंड 20% का ग्रोथ आया, और पैट इसका लगभग 40% से ग्रोथ आया, मतलब 74 करोड़ अभी आया, 53 करोड़ लास्ट ईयर Q3 में था FY24 में, 40% YOY का ग्रोथ आई। तो लगभग अब देखो आप फुल ईयर पैट देखा जाए तो 24 में 217 करोड़ का था, और FY25 में लगभग इसका आया 260 करोड़ का, ठीक है। तो 260 करोड़ के आसपास का इसका जो पैट आया, तो एक ग्रोथ आई, मतलब 9 मंथ का जो पैट आया इसका 184 करोड़ का FY25 में 9 मंथ का। और हम अगर ये मान के चलें कि इस क्वार्टर में भी देखो, जैसे थर्ड क्वार्टर में 75 करोड़ के आसपास आया, इस क्वार्टर में भी अगर 74 करोड़ आता है तो लगभग ये 260 करोड़ का पैट करेगी। लास्ट ईयर इन्होंने कितना किया, जो मैं आपको बताया
217 करोड़, ठीक है। तो टोटल पैट ग्रोथ कितनी आई, 20% के आसपास की। और इसका मार्केट कैप कितना अभी, अराउंड 6500 66 6700 करोड़ के आसपास। तो पी अराउंड 25-26 आ रहा है। तो पैग रेशियो आप देखोगे FY25 फॉरवर्ड पी हम देखेंगे उसके मतलब 25-26 आ रहा है, उसके हिसाब से हम पैग रेशियो निकालेंगे। पैग रेशियो मतलब वही ना कि पी अपॉन अर्निंग्स ग्रोथ, तो अराउंड वो बिलो है 1.5, तो 1.25 के आसपास है। कैपेसिटी एक्सपेंशन होने वाली है, ठीक है। तो हमारा क्या है कि भाई हमको अगर ग्रोथ है किसी कंपनीज में, ठीक है, ऑपरेटिंग लीवरेज मिलने वाली है, तो हमको वैल्यूएशंस वाइज उसको पकड़ना है, वैल्यूएशन रीजनेबल होनी चाहिए। मतलब हमारा काम यही है कि हम ऐसी कंपनी में फोकस करें जिसमें ग्रोथ आउटलुक है, फ्यूचर्स में ब्राइट दिख रहा है, और जो अभी एक ठीक ठाक वैल्यूएशंस के आसपास, मतलब वैल्यूएशंस मतलब पैग रेशियो अराउंड 1.5 से कम रहे, हम उसको ही टारगेट करते हैं, अपनी वॉच लिस्ट में डालते हैं। तो आरती फार्मा लैब्स को भी हम अभी वॉच लिस्ट में डाल रहे हैं, और इसको हम ट्रैक करते रहेंगे। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। आई होप आपको क्लियर हुआ फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के बारे में और आरती फार्मा लैब्स के बारे में। तो इसी टाइप के वैल्यूएबल वीडियो से हम मिलेंगे नेक्स्ट टाइम। जय हिंद।